आज की बात हम लोग एक बहुत ही छोटे और प्यारे कहानी से शुरू करेंगे। एक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर जैन गुरु बोकुजू के पास आता है और वो उनसे पूछता है कि गुरुदेव मुझे जीवन का मार्ग बताएं। तो बोकुजी उसको सामने वाली पहाड़ियों की तरफ हाथ से इशारा करते हैं और बोलते हैं कि सामने की पहाड़ियाँ कितनी सुंदर और मनमोहक हैं। जो दर्शन शास्त्री होता है उसको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, उसे ऐसा लगता है कि जैन गुरु ने उसकी बात को सुना नहीं है। तो वो फिर से उनको दोबारा यही प्रश्न पूछता है कि गुरुदेव मुझे जीवन के मार्ग के बारे में बताएं। तो बोकुजू फिर से सेम बात रिपीट करते हैं कि सामने की पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं, कितनी मनमोहक, कितनी अद्भुत हैं। तो अब कोई भ्रम नहीं रह जाता है। उस दर्शन शास्त्री को ये बात समझ में आ जाता है कि उसकी बात गुरुदेव तक पहुंच गई है, लेकिन वो इसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो वो वापस जाने लगता है। तो उसके वापस जाते समय जैन गुरु काफ़ी ठहाका लगा करके हंसने लगते हैं। तो पास में ही बैठा हुआ बोकुजू के पास में बैठा ही उनका शिष्य उनसे पूछता है कि गुरुदेव उस व्यक्ति ने आपको पागल समझा होगा कि वो आपसे पूछ कुछ और रहा था, आप उत्तर कुछ और दे रहे थे। तो बोकुजू उस शिष्य को कहते हैं कि निश्चित तौर पे हम दोनों में से कोई न कोई एक तो पागल है ही, कि उसका प्रश्न ही प्रासंगिक नहीं था, प्रश्न ही उसका गलत था कि जीवन का मार्ग कोई नहीं बता सकता है। जीवन का मार्ग पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, पहले से निर्धारित नहीं होता है, पहले से तय नहीं होता है। उसे कोई चाह करके भी नहीं बता सकता है। यह किसी राजपथ की तरह से नहीं है कि वो आकर के कहे कि ये जीवन का मार्ग है और इस पर आकर के चलो। जीवन का मार्ग खुद ही तय करना पड़ता है, खुद ही निर्धारित करना पड़ता है, खुद ही चलना पड़ता है। ये जीवन का मार्ग एक मकड़ी के जाले की तरह से होता है। जैसे कि मकड़ी जाला बुनती जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है, जाला बुनता चला जाता है। तो जीवन के मार्ग के बारे में भी बिल्कुल इसी तरह से बात सही है कि आप मार्ग का निर्माण करते हैं, फिर उस पर चलते हैं, फिर निर्माण करते हैं, फिर चलते हैं। तो अब जैसे जैसे चलते जाते हैं वैसे वैसे मार्ग का निर्माण होते जाता है। इसे कोई ला करके नहीं दे सकता है, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई इसे ला करके नहीं दे सकता है। उसके बाद वो शिष्य बोलता है कि ये बात तो मुझे समझ में आ गई क्लियरली, लेकिन आप बार बार पहाड़ियों की तरफ इशारा क्यों कर रहे थे? ये क्या बात है, कि कुछ वजह थी या ऐसे ही बोल रहे थे? तो बोकुजू बोलते हैं कि पहाड़ियाँ जो होती हैं वो काफ़ी सुंदर और मनमोहक होती हैं और जीवन का मार्ग भी इन पहाड़ियों के पीछे से होकर के ही जाता है। तो अक्सर व्यक्ति जो होता है जो पहाड़ियों की तरह ही मनमोहक चीज़ों पर फंस के रह जाता है और असली चीज़ को नहीं पा पाता है। तो और असली मार्ग इन सुंदर पहाड़ियों के पीछे ही छुपा हुआ है। तो एक मायने में एक सद्गुरु जो होता है वो भी कोशिश करके आपको कोई मार्ग दे नहीं सकता है। जैसे वो अपने अनुभवों को शेयर कर सकता है, जैसे जैसे उसने पाया था जीवन के सत्य को वो उसे शेयर कर सकता है, साझा कर सकता है, लेकिन कोई उसे बता नहीं सकता है। इस मामले में बुद्ध जो हैं बहुत ही प्रासंगिक हैं। बुद्ध की एक कहानी है कि बुद्ध एक शिष्य से ये कहते हैं कि मैं भी, यदि तुम्हारे जीवन के सत्य के मार्ग की खोज में मैं भी सामने आ जाऊं तो भी मुझे भी दो टुकड़ों में काट देना, दो टुकड़ों में बांट देना मुझे। तो इसमें बुद्ध के शरीर को नहीं बांटना है। जैसे इसमें ये बात को ध्यान देना है कि जो बुद्ध की विचार थे, बुद्ध का जो वक्तव्य था, यदि वो वक्तव्य भी आपके जीवन के अनुभव के बीच में आए, जब भी आप सत्य की खोज पे निकलें, आपके जीवन के अनुभव के बीच में आए, तो आप उसे तुरंत खंडित कर दें। जो प्रमाणिक आपका जीवन का अनुभव हो वही मुख्य बिंदु हुआ, वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हुआ। यदि अनुभव में बुद्ध की बात गलत लगती है तो उसे तुरंत नकार देना है। किसी भी भांति अंधा विश्वास नहीं रखना है। किसी भी प्रकार का श्रद्धा और विश्वास आपके जीवन की नाव को डुबो सकता है।
तो बुद्ध की जो विचारधारा थी वो पूरी सूक्ष्म चिंतन पर आधारित थी, बहुत ही ज़्यादा तर्कसंगत विचारधारा थी। लेकिन उस व्यवस्था को भी आपको तोड़ देना है यदि आप अपने सत्य के मार्ग पर निकलते हैं और आपके अनुभव अलग नजर आते हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि क्या सद्गुरु आपको सत्य का मार्ग दे सकता है क्या किसी तरीके से? तो ये इसमें ये समझ लेना है कि सद्गुरु या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जितने महान से महान फिलोसफर हुए, चाहे जितने महान से महान व्यक्तित्व हुए, वो लोग भी आपको जीवन का सत्य ला करके नहीं दे सकते हैं। कोई भी इसे ला करके नहीं दे सकते हैं। इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे आपको साइकिल चलाना है या फिर स्विमिंग करना है, आप कितने भी वीडियोस देख लें, कितने भी अच्छे से अच्छे जानकारी देखने वाले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लें कि कैसे साइकिल चलाया जाता है, कैसे कार चलाया जाता है, कैसे गियर बदला जाता है, कैसे ब्रेक लगाया जाता है, तमाम चीज़ें सीख लें, याद कर लें, तो भी आप उसको चलाना नहीं सीख पाएंगे। वो तभी चला पाएंगे जब आप अपने अनुभवों से होकर के गुजरेंगे, तभी आप किसी गाड़ी को चला पाएंगे, साइकिल को चला पाएंगे, स्विमिंग कर पाएंगे। कितना भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण व्यक्ति भी आके आपको तमाम नियमों को बता दे, तमाम तरीकों को बता दे, तो भी नहीं सीख पाएंगे। तो ये इसी तरह से होता है, आपके भी जो अनुभव होते हैं जब आप उनसे हो के गुजरते हैं तभी आप सीख पाते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप जीवन के सत्य की खोज पर निकलें तब आपको अपने पुराने पूर्वाग्रहों, प्रिजुडिसेस, पुराने पूर्वाग्रहों, श्रद्धा और विश्वासों को पीछे छोड़ करके बिल्कुल नग्न अवस्था में आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल ही सारी धारणाओं को पीछे को त्याग करके, ताकि आप किसी के फेवर में, किसी के विरोध में ना खड़े हो सकें। लेकिन जीवन की ये विडंबना है कि जो मनुष्यता है, वो संगठित मनुष्यता की यदि बात की जाए तो वो लगभग 5000 वर्षों से है। लेकिन इतनी सालों की यात्रा में भी मनुष्य जो है वो विश्वास और श्रद्धा पे ही टिका रहा। बहुत कम लोग ऐसे हुए जिन्होंने तर्कसंगत पद्धति को अपनाया, ऑथेंटिक थॉट्स को, ऑथेंटिक वेज लाइफ के, उनको पकड़ा। जैसे अभी देख लीजिए, अभी जो धर्म की व्यवस्था है, जाति की व्यवस्था है, वो पुरानी धारणाओं को कैरी करने की ही व्यवस्था है। उसमें कहीं पर भी तर्कसंगत तरीके से सोचने की बात नहीं है, कहीं से भी नहीं बात है। और जब से मनुष्यता, जो संगठित मनुष्यता एग्जिस्ट कर रही है संसार में, तब से लगभग 4200 से ज़्यादा वेल नोन धर्म हो चुके हैं। मोटे मोटे तो धर्मों का नाम आपको पता ही है, लेकिन छोटे छोटे धर्म भी अनगिनत हैं। और जाति की संख्या के लिए जाए तो वो और ज़्यादा संख्या में है। और जो धर्म और जाति का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से पुरानी मान्यताओं, पुराने विश्वास, उनको बिना सोचे समझे उस कपड़े को फिर से ओढ़ लेने का है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी घर में जन्म ले रहा है तो उस धर्म और जाति को जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई आनुवंशिक बीमारी हो, उसको अपने साथ वो ढोए लेके चला जा रहा है, उसको साथ में ढोए, उसे कभी भी एक बार भी वो इस पे विचार नहीं कर रहा है कि वो क्यों हिंदू है, वो क्यों फला जाति का है, वो क्यों फला धर्म का है, क्यों मुस्लिम है, क्यों सिख है, कभी नहीं। बस उसे बता दिया गया तो वो उस चीज़ को फर्म डिटर्मिनेशन के तौर पर, उस चीज़ को हमेशा के लिए, उस आवरण को ओढ़ लेता है बिना सोचे समझे एक बार भी कि इसके पीछे एक बार मैं सोच लूँ कि इसका क्या मतलब है, क्यों है, कैसे है, किन चीज़ों की वजह से मैं इन चीज़ों को कैरी किए जा रहा हूँ। क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जीवन का। वो इसलिए महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे करोड़ों अरबों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन बहुत थोड़े मुट्ठी भर लोग ही इस संसार में इकट्ठा हो पाए हैं जो इन पहलुओं पर भी अपना दिमाग लगा सकें, सोच सकें, विचार सकें। बहुत ही थोड़े लोग हो चुके हैं, बहुत ही थोड़े लोग, शायद ही आपको कोई मिलेगा। अच्छे से अच्छे आपने साइंटिस्ट तैयार कर दिए, आपने डॉक्टर तैयार कर दिए, इंजीनियर तैयार कर दिए, लेकिन उनमें भी जहाँ आपकी पढ़ाई ही पूरी तरह से लॉजिकल कॉन्सेप्ट, ऑथेंटिक थिंकिंग पर आधारित है, वहाँ पर भी जो लोग हैं वो इन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। जैसे ऐसे मेरे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड हैं कि
कि अपने धर्म को लेकर, अपने कास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क हैं। वो चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो, हर वर्ग के लोगों में ये बात पाई जाती है। बहुत थोड़े लोग हैं जो कि इस बात को सोचें और समझें। जबकि जो विज्ञान ने जिस नए धर्म का जन्म दिया है, उस जन्म में इस बात को साफ साफ तरीके से प्रूव किया जा सकता है कि कोई कारण नहीं है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग समझा जाए या देखा जाए। जो लोग अलग दिखते हैं रंग रूप में या बनावट में, तो उनके पीछे जेनेटिक रीजंस हैं। जीन एक्सप्रेशन, वेरिएबल जीन एक्सप्रेशन एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें जैसे कोई लोग हैं जिनकी जातियाँ जो हैं डार्क रेस की हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो डार्क रेस के हैं, कुछ लोग हैं जिनका पर्टिकुलर तरीके का चेहरे का बनावट है। तो वो सारी चीज़ें जो जीन का एक्सप्रेशन है, जो डीएनए है, वहाँ पर वेरिएबल एक्सप्रेशन के द्वारा उसे बदला जा सकता है। जैसे कोई लोगों का रंग काला है, तो जो रंग बनाने वाली जीन्स हैं उनको यदि स्टिमुलेट किया जाए तो आपका रंग भी काला हो सकता है। और धीरे धीरे इस बात को साइंस प्रूव भी करता जा रहा है, तमाम तरह के जेनेटिक बीमारियों को क्योर करते हुए, कि जो जीन डिफेक्ट्स थे उन जीन को जब उन्होंने करेक्ट किया तो बीमारी करेक्ट हो गई। तो इस बात को विज्ञान ने अब एकदम डंके के चोट पर साबित कर दिया कि ये जस्ट मामला जो है वेरिएबल जेनेटिक एक्सप्रेशन का है, जीन एक्सप्रेशन का है, और कुछ भी नहीं है। तो किसी भी कारण से किसी भी मनुष्य को नीचा या ऊंचा नहीं समझा जाना चाहिए, और किसी प्रकार का भेदभाव बिल्कुल ही गलत व्यवस्था का जन्म देता है। जब आप जीवन की मार्ग की खोज करते हैं तो ऐसा, जब आप उसकी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो ऐसा महसूस हो सकता है कि ये जो मार्ग है ये बिल्कुल पुराना है, जैसा कि कृष्ण ने बताया था, जैसा बुद्ध ने बताया था, जैसा दूसरे बड़े लोगों ने बताया था, दूसरे दार्शनिकों ने बताया था जीवन के बारे में। वो ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल एक जैसा हो सकता है। लेकिन इस बार जो बात घटित होगी वो आपकी प्रामाणिक अनुभव के आधार पर घटित होगी, तो आपके लिए एक नया अनुभव होगा। लेकिन ये सारे चीज़ें बताई जा चुकी हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए ये सारे पहलू नए हैं। तो अब एक मायने में सोचा जाए तो जीवन का हर एक पहलू जो है वो पहले कभी न कभी घटित हो चुका है। मतलब कोई भी चीज़ आपको नया नहीं देखने को मिलेगी। अब जैसे वो किसी भी आयाम में आप सोच करके देखें, एक बार बैठ के विचार करके देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारी चीज़ें पुरानी हैं और सारी की सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम रिपीटिशन है और कुछ भी नहीं है। जहाँ तक कि आपकी बीमारियों की भी बात है तो वो भी इस मामले में सही साबित होंगी। कि जैसे आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने मुझे ही क्यों ऐसी बीमारी दी है, कि मेरे साथ ही क्यों उसने अन्याय किया है, कि ऐसी बीमारी मुझे ही क्यों मिल गई। अब कोई भी बीमारी को उदाहरण ले लें आप, जैसे कि मिर्गी की बीमारी उदाहरण देख लें, तो आपको आपके आसपास के लोगों में ही मिल जाएगा। दूर जाने की बात तो अभी बड़ी दूर की बात है, लेकिन ये परेशानी आपको आसपास के लोगों में ही देखने को मिल जाएगा। आपको लगेगा कि आपको कोई अनकॉमन जेनेटिक डिजीज़ हो गया है, लेकिन उसके भी लोग, सैकड़ों लोग देखने को मिल जाएंगे। तो मेयर रिपीटिशन है और कुछ भी नहीं है जीवन। लेकिन एक मायने में आप जब और गहरा छानबीन करेंगे तो एक मायने में हर एक चीज़ नई भी है। मतलब जीवन का जो द्वैत रूप है, डुअलिटी ऑफ लाइफ, जो बिल्कुल अपोजिट पोल जीवन अपने साथ एक साथ समानांतर तरीके से ढोती रहती है। अभी गणितीय ढंग से सोचने वाले लोगों के लिए मुश्किल में डाल देती है कि दो विपरीत चीज़ें एक साथ कैसे रन कर रही हैं, एक साथ कैसे चल रही हैं। लेकिन जीवन के बारे में जो जीवन है, जो अस्तित्व है, वो हर डुअलिटीज़ को अपने साथ लेके कैरी करता है। हर दो गुण जो है उनको साथ साथ कैरी करता है। जैसे कि आप हर क्षण, जैसे कि आपने जीवन के सत्य को जाना, तो आपके लिए तो वो बिल्कुल ही नया और व्यक्तिगत अनुभव है। वो चाहे उसको सैकड़ों लोग पहले क्यों ना बता चुके हों, लेकिन आपके लिए तो बिल्कुल ही न्यू डिस्टिंक्ट फीलिंग है, डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस है। तो वो कहीं से भी पुराना नहीं है। इसी तरह से हर क्षण हम लोग नए हुए जा रहे हैं। आणविक स्तर पर यदि आप बात करें तो जो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, जो चिरकालिक अविनाशी चीज़ें लग रही हैं, वो भी हर पल नए हुए जा रहे हैं।
वो एक क्षण पहले जैसे थे वैसे दोबारा नहीं हैं। जैसे आपको लगेगा कि सूर्य जो है रोज़ वही सूर्य निकल रहा है, रोज़ वही सूर्य उग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। एक सेकंड, आपको जान के इस बात पे आश्चर्य होगा कि एक सेकंड में 600 मिलियन टन हाइड्रोजन सूर्य से हर सेकंड खत्म होते जा रहा है। हर क्षण 600 मिलियन टन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल नष्ट होते जा रहे हैं। और एक समय आएगा कि जब हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और सूर्य का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाएगा इस संसार से, सूर्य एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर हर सेकंड, हर मिनट बहुत सारी कोशिकाएं मर रही हैं और बहुत सारी कोशिकाएं जी रही हैं। मतलब हर समय कंटिन्यूअस चेंज हुए जा रहा है, कंटिन्यूअस नयापन साथ साथ बीते जा रहा है। 2 मिनट पहले बिल्कुल आप वही व्यक्ति नहीं रह जाते हैं जो 2 मिनट बाद आप थे। जैसे जब ये बात मैंने करना शुरू की तो मैं बिल्कुल वही व्यक्ति नहीं था जो अभी हूँ। मेरे शरीर के अंदर तमाम आणविक एटॉमिक गतिविधियाँ हुए जा रही हैं, बॉडी में चेंज हुए जा रहा है कंटिन्यूअस चेंज का प्रोसेस है। तो ऐसा लग सकता है कि ये बात तो पहले ही इन लोगों ने बता रखी थी, लेकिन उस वक्त यदि आप विश्वास कर लेते उन बातों को तो वो आपके लिए हानिकारक साबित हो जाती और उसमें मिसगाइड होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। लेकिन जब आप अपने व्यक्तिगत अनुभवों से होकर के गुजरते हैं तब उस कंडीशन में ये बिल्कुल नया अनुभव होता है। आप अपने जीवन का सूक्ष्म एनालिसिस, सूक्ष्म विश्लेषण एक बार शांति से बैठ करके कभी मौका मिले तो ज़रूर करें। तो आप देखेंगे कि केवल धर्म और जाति, जो मैंने उदाहरण के तौर पर बोला, केवल जो कास्ट और रिलीजन है वही अंधी विश्वास और श्रद्धा पर नहीं आधारित है। जीवन के तमाम वेरियस एस्पेक्ट भी केवल बिलीफ पे, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी रिसर्च के ही हम लोग किए जा रहे हैं। जैसे कि कोई भी छोटी से छोटी घटनाओं का उदाहरण ले लीजिए। जैसे लोग अभी के समय में भी, पढ़े लिखे लोग भी, कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो शुभ नहीं है। इसी तरह से फला दिन पे बाल नहीं कटाना है, फला दिन पे नाखून नहीं कटाना है, फला दिन पे ये सामान नहीं खरीदना है, घर का जो नक्शा है वो इस दिशा में होना चाहिए। इसी तरह से तमाम पहलू हैं कि स्कूल में पहले दिन इस दिन पे एडमिशन होना चाहिए, जो कि केवल बिलीफ, विश्वास पर आधारित है कि किसी ने पहले कह दिया है तो उस चीज़ को आप ढोए चले जा रहे हैं, उसको आप पकड़े हुए, उसे ही टांगे हुए। जैसे कि बैताल भूत होता है, हमेशा पीठ पे बैठा रहता है, तो उसी तरह व्यक्ति भी टांगे हुए चल रहा है उन धारणाओं को। कभी एक बार कोई जोखिम भी नहीं उठाता कि एक बार बैठ करके इन चीज़ों का विचार करें कि इनमें कितनी सत्यता है, कितनी प्रामाणिकता है, कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितना जेन्यून स्टेटमेंट है ये। कभी हम लोग इस पे विचार भी नहीं करते हैं। हो सकता है कि ये बातें सही हों, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार है कि ये चीज़ें बिल्कुल ही गलत है। हो सकता है कि घर किसी विशेष दिशा में बनाई जाती हो तो उससे जीवन का के ऊपर असर पड़ता हो, ऐसा संभव है। लेकिन उसके कुछ ऑथेंटिक प्रमाण होने चाहिए, कुछ एनालिसिस होना चाहिए। जस्ट ब्लाइंड फेथ पर, ब्लाइंड बिलीफ पर वो सिस्टम नहीं लागू होना चाहिए कि आप फला दिन घर से नहीं निकलेंगे, आप फला दिन बाल नहीं कटाएंगे। ये सब मियर नॉनसेंस कहा जाएगा यदि आपका कोई एनालिसिस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है तो। अब ये बात आपको लगेगा कि केवल गांव के लोग करते होंगे या फिर जिनका एजुकेशन का लेवल जो है कम है वो लोग करते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है, गलत स्टेटमेंट है कि जो ढंग के पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छी खासी डिग्री हासिल किए हुए लोग हैं, वो लोग भी इन निपट मूढ़ताओं से मुक्त नहीं हो पाए हैं। वो लोग भी इन गलत धारणाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं। कि बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि जो कि अच्छे खासे पोजीशन पे हैं, अच्छा खासा एजुकेशन है, डिग्री है, लेकिन वो पर्टिकुलर वे को जस्ट इसलिए कैरी कर रहे हैं क्योंकि उनका फैमिली कैरी करता था, उनके दादा परदादा कैरी करते थे, बस इसीलिए वो कैरी किए जा रहे हैं। जैसे शादी का, अभी भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके मन में यही बात रहती है कि मेरी शादी मेरी जाति में ही होनी चाहिए।
तो ये पढ़े लिखे लोगों की भी धारणा है। जाति के मीटिंग्स हो रहे हैं, एक साथ लोग बुलाए जा रहे हैं, पर्टिकुलर कास्ट के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, उसको अभी भी जाति जो है पढ़े लिखे लोगों में भी एक महत्वपूर्ण हथियार के तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो ये नुकसान तो कर ही रही है, सोसाइटी को नुकसान कर रही है और आपके जीवन को भी कहीं न कहीं से तो प्रभावित करेगी ही करेगी। और इसके पीछे जो मूलभूत कारण यदि आप पता लगाने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो समाज की व्यवस्था है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, वो कहीं पर भी ये इस बात पर जोर नहीं देती है कि हमें तर्कसंगत तरीके से जीवन को सोचना चाहिए। जितनी भी आप शिक्षा प्रणाली उठा के देख लीजिए, कोई भी शिक्षा प्रणाली उठा के देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम्स देख लीजिए, जस्ट टू मेमोरी बेस्ड, आपकी मेमोरी की टेस्ट है, बहुत कम आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट है। यदि आपने चीज़ों को अच्छे से रट लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लेते आएंगे। जैसे कहीं पर भी सूक्ष्म चिंतन, तर्कसंगत चिंतन, कहीं पर भी इन चीज़ों का स्थान नहीं है। जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको याद करा दिया जाता है, रटा दिया जाता है कि 6 को 3 में गुणा करोगे तो 6 3 18 होता है, 6 चौको 24 होता है। लेकिन कभी इस बात पे प्रश्न चिन्ह नहीं कि 6 को 3 में गुणा करने से 18 ही क्यों होता है, 6 15 क्यों नहीं होता, 16 क्यों नहीं होता है, 14 क्यों नहीं होता है। कभी भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं, जहाँ पर गहरा एनालिसिस है, वहाँ पर भी एग्ज़ाम्स में आपको केवल मेमोरी का आपके टेस्ट होता है, आपके याददाश्त का टेस्ट होता है कि आप उन चीज़ों को याद कर पाए हैं कि नहीं ढंग से। यदि आप नहीं याद कर पाएँ तो आप फेल कर जाएंगे, आप बिल्कुल ही पास कर ही नहीं सकते हैं परीक्षा को।